हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एडू बॉक्सिंग पे। 2 दिन का डिले हो गया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। एक तो मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैं अपना जो भी कंटेंट मैं खुद लिखता हूँ, फिर खुद रिकॉर्ड करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉरी जो डिले हुआ है बीच में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो सीरीज चल रहा था किसके लिए, CSIS सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए। ठीक है, जो हमारा एग्जाम चल रहा है 2023 वाला। ये इसका पार्ट 5 है और सब्जेक्ट है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके पहले इसके 4 पार्ट और चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। ऊपर आई बटन पे इसकी प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, जिसमें हमने डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि हमारा ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, और एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, इसके भी कुछ पार्ट्स जो है चैनल पे अपलोड किए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के भी जो है कुछ पार्ट्स अपलोडेड हैं चैनल पे। आई बटन पे आपको इसका यहाँ पर आई बटन पे इसके प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक है, और इन सब का PDF जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडू बॉक्सिंग पे मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मैं पोल के फॉर्म में क्विज भी डालता हूँ। ठीक है, उसको भी आप सॉल्व करके अपने जो है प्रैक्टिस को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, उसके पहले पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमने जो है 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, कीप जो है मतलब ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की है, ठीक है, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किस कंट्री के प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है। तो हमारे 4 ऑप्शन हमारे पास। ठीक है, उसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी हो जाएगा, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो हमारा प्रियम्बल है, ठीक है, प्रियम्बल जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इंस्पायर कहाँ से है, वो USA के प्रियम्बल से इंस्पायर्ड है। ठीक है, हम अच्छा जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने क्या लिया है। हमने यहाँ पर क्या है कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये हमारे सस्पेंड हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, ये जो प्रोविजन है, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये हमने अडॉप्ट किया है जर्मनी से। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी अगर होती है, नेशनल इमरजेंसी, उस केस में जो है ये फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, ड्यूटी शायद बोल दिया, फंडामेंटल राइट्स जो है ये सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने प्रोविजन जर्मनी से अडॉप्ट किया है। ठीक है, और भी मल्टीपल जो है वो भी अडॉप्ट किए हैं, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और जो USSR है, यहाँ से हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने USSR से लिया है। ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है 1976, ठीक है, इसमें हमने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया है। और रिकमेंड किसके द्वारा किया गया था, तो आपको कमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वर्ण स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड करी गई थी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं आता है क्या क्या कि ओरिजिनली जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है मौलिक कर्तव्य है, क्या इस संविधान में थे, तो नहीं थे। ठीक है, आपको नहीं बोलना है, बाद में ऐड किए गए हैं ये। ठीक है, मैंने बता दिया किस एक्ट के तहत ये ऐड किए गए हैं। चलिए, और अगर USA से बात करें तो इसके साथ साथ, एक तो प्रियम्बल के साथ साथ हमने वहाँ पर क्या क्या लिया है, तो देखिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, USA से हमने और क्या क्या लिया है, ठीक है, वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं। इसके साथ जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, और इसके साथ साथ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट, ये थोड़ा सा वो लिख गया है हॉचपॉच, ठीक समझ जाएगा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ है इंपॉर्टेंट, हम फिर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है,
ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट आर इन्यूमरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इन पार्ट्स, ठीक है, किस पार्ट में हमारे फंडामेंटल राइट है? तो 4 पार्ट है यहाँ पर, सॉरी। सो फंडामेंटल राइट जो है हमारे पार्ट 3 में है, ठीक है। पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेंशन्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको याद रखना है, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट है। अब फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में क्या है? पार्ट फर्स्ट में यूनियन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 में है। 2 में हमारा सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप है। और 4 में हमारा डीपीएसपी है, ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा किस में है? पार्ट 4 में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बोला गया है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, एनसीएससी, इसे एनसीएससी बोलते हैं और इसे एनसीएसटी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये। सो ये किस मतलब आर्टिकल के अंडर में है? कौन आर्टिकल आर्टिकल इनको डील करते हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले आपको इसका बताना है फिर इसका बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा, आर्टिकल 338 एंड 338A। ये दोनों जो है, देखिए पहले मतलब सिर्फ यही था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, लेकिन बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब भी आया। ये रिसेंट में आया, बहुत जल्दी आया, इसकी ईयर मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये इसके लिए आर्टिकल 338 है। और नेशनल कमीशन जो भी जैसे किसी आर्टिकल के आगे अल्फ़ाबेट कोई लिखा होता है, ठीक है, ऐसे कोई अल्फ़ाबेट लिखा होता है, तो वो समझिए कि वो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया है या बाद में ऐड किया गया है, ठीक है। सो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए है, और 338A जो है, क्लॉज ए है, ये किसके लिए है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए, जो नेशनल कमीशन जो ये था, इसके बारे में मैंने बताया था ना, ईयर बताना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है, ये कब जो है, ये 2002 में आया है, ठीक है, 2002 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, एज अ सेपरेट, मतलब एज अ सेपरेट कमीशन, ठीक है, एज अ सेपरेट कमीशन। पहले ही मिलके ही काम करता था एनसीएससी के साथ, ठीक है, बाद में इसको जो है 2002 में एकदम सेपरेट कमीशन अलग बना दिया गया है। सॉरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द एडवोकेट जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात हो रही है, ठीक है, स्टेट की बात हो रही है, ये उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है, वो जो होता है वो अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। द एडवोकेट जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा गवर्नर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ठीक है, तो वो जो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है, वो जो होल्ड करता है ऑफिस वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो एडवोकेट स्टेट जनरल होता है स्टेट का, वो जो होल्ड करता है ऑफिस, वो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर, ठीक है। सो इसको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में, अटॉर्नी जनरल में और एडवोकेट जनरल में। आगे चलते हैं। देखिए आर्टिकल अगर इसकी बात करें तो आर्टिकल 165 है, आर्टिकल 165 डील्स विद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। अगर कहीं आर्टिकल आता है सिंपल कि जो है सॉरी, कि आर्टिकल जो है, कौन सा आर्टिकल है जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को डील करता है, किससे डील होता है, तो आपको आर्टिकल याद रखना है 165, ठीक है, आर्टिकल 165 डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फिनांस कमीशन, फिनांस कमीशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताने हैं करेक्ट, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, द फाइनेंस कमीशन आर कमीशन, ठीक है, आर कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन अ रेगुलर बेसिस अंडर आर्टिकल 280 और 280, ठीक है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट है। कि फाइनेंस कमीशन जो है, ये जो इस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ऐसा नहीं कोई परमानेंट है, ये हर 5 साल में जो है मतलब इस्टेब्लिश होती है, ठीक है, फिर से कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है, रिस्टैब्लिश नहीं, कॉन्स्टिट्यूट होती है, ठीक है। और आर्टिकल किस आर्टिकल के अंडर में होती है, तो आर्टिकल 288 के अंडर में इसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूट होता है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1956, ठीक है, पहला फाइनेंस कमीशन है 1956 में आया, तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये 1956 में नहीं आया था। पहला फाइनेंस कमीशन हमारा जो आज़ाद भारत का था वो कब आया था, 1951 में आया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला फाइनेंस कमीशन का इस सेटअप जब हुआ था वो कब हुआ था, 1951 में हुआ था। तो यहाँ करेक्ट पूछा गया है, तो ए इसका हो जाएगा ओनली वन, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ईयर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का रोल बताना है आपको किसमें, मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल अगर हम बात करें तो ये हमारा किस आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इसको डील करता है, आर्टिकल 324, ठीक है। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन को डील करता है, ठीक है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर कहीं आता है ये कौन सी बॉडी है, तो संविधानिक जो होता है ना बॉडी, उसे कहते हैं संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। जितने भी बॉडी है अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएंगी, ठीक है। ये इस पे भी मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होती है, ठीक है। इस पे हम फिर कभी डिटेल में बात कर लेंगे। सो इसमें आपको बताना है कि इलेक्शन कमीशन का रोल बताना है किस रिस्पेक्ट में, मॉनिटरिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेस रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये सी है। इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। इलेक्शन कमीशन मॉनिटर करता है कौन से एक्सपेंसेस को, एक तो जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मतलब अपना खुद का करती हैं, और दूसरा जो कैंडिडेट अगर कोई पैसा खर्च कर रहा है तो उसको भी मॉनिटर करता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये इसका मेजर रोल होता है मॉनिटर करने में एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द इलेक्शन, ठीक है। बाकी जो ये है कि इलेक्शन कमीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्शिंग द फंड टू पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई फंड जो है डिसबर्स नहीं करता है ये, ठीक है। बाकी ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है कि ईसीआई मॉनिटर्स द इलेक्शन एक्सपेंसेस ओनली कैंडिडेट्स नॉट पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों को करता है, ठीक है। यहाँ पर ओनली लिखा है ना, ओनली कैंडिडेट्स, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और चौथा भी हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी रोल मॉनिटरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ नहीं होता, एक लिमिट होता है, एक लिमिट लगाई जाती है कि एक इतना ही लिमिट में कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी पैसा जो है खर्च कर सकती है, एक्सपेंस अपना कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकती है, ठीक है। अलग अलग होता है, स्टेट असेंबली का इलेक्शन का कुछ अलग अमाउंट होता है, और जो लोकसभा इलेक्शन हमारे होते हैं, ठीक है, उनका अलग होता है, दोनों का अलग अलग एक्सपेंस जो होता है उसकी लिमिट होती है, ठीक है। लिमिटेशंस दोनों में है, बाउंडेशन दोनों में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हाँ ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा, ग्राम सभा के रिगार्डिंग आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है, नॉट करेक्ट है। सो इट हैज़ अ पावर, क्वेश्चन नंबर 7 का हम पहले आंसर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो इसका नॉट ट्रू इनकरेक्ट पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो इसकी पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करता है, कौन करता है, वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल ग्राम सभा में नहीं होता है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। सो याद रखिएगा ये स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पर, इट पावर्स आर डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस वजह से ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इट हैज़ पावर एंड फंक्शन एट अ विलेज लेवल लाइक स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ एट इस द स्टेट लेवल, स्टेट असेंबली की जो पावर्स होती हैं स्टेट को लेकर के, वही पावर सेम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए सेम पावर होती हैं ग्राम सभा के पास विलेज लेवल पे, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरियाज पंचायत, ये भी करेक्ट है। और जो है डी की बोथ एंड सी जो है ये नहीं है, ठीक है, ये तो ऑप्शन है कि ए और सी जो है, बाकी दोनों दोनों सही है, ठीक है। ये पूछा गया था कि कौन सा नॉट करेक्ट है, तो हमारा सी सॉरी बी नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हु कैन मेक लॉस फॉर यूनियन टेरिटरीज ऑन एनी सब्जेक्ट अंडर द थ्री लिस्ट विज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है।
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लॉ है जो यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाया जाता है, किसके द्वारा, ठीक है, मतलब कौन जो है वो लॉ मेक कर सकता है, बना सकता है, कौन लॉ बना सकता है। इनमें आपके चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, जिस भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स की बात हो रही है। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा हमारा पार्लियामेंट होगा, संसद होगा, ठीक है, संसद भवन के पास पावर होती है क्या करने के लिए, फॉर मेकिंग द लॉज फॉर यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज या स्टेट कुछ भी है, ठीक है, वो मैंने लिखा नहीं पर वो दोनों अंडरस्टूड है, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट और एनी सब्जेक्ट, ठीक है, अंडर द थ्री लिस्ट, जो भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के, मतलब जैसे क्या होता है कि कुछ स्टेट लिस्ट में जो होता है कि वो सेंट्रल जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन जो है कुछ लॉज में स्टेट कर सकता है, सॉरी सेंटर कर सकता है, ठीक है, तो पार्लियामेंट कर सकता है उसमें। सो वही है कि किस में जो है कर सकता है, कौन कर सकता है, तो कौन है, इसका आंसर है पार्लियामेंट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्टेड इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको बताना है कि गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज मतलब अडॉप्टेड डेमोक्रेसी है, ठीक है, कौन सा पार्ट है पूछा गया है कि मतलब जो डेमोक्रेसी को जो है मेंशन करता है, बताता है, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन, कौन सा पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करता है फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट अडॉप्टेड इज अ डेमोक्रेसी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा प्रियम्बल हो जाएगा, सी, ठीक है, द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल है ये हमारा जो है ऐसा पार्ट है जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने के लिए बताता है डेमोक्रेसी, ठीक है, प्रियम्बल। अब प्रियम्बल अडॉप्ट कहाँ से किया गया है तो वो हमको पता है, अडॉप्ट हमको हमने किया है वो कहाँ से, यूएसए से, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था, यूएसए से हमने इसको अडॉप्ट किया था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, 3 वर्ड जो हैं वो ऐड किए गए थे, कौन कौन से, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट था, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 वर्ड्स 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रियम्बल में ऐड किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ आगे, हाँ एक चीज़ और देखिए, पार्लियामेंट, अगर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव की कहीं बात होती है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं, और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, विद रेफरेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया, याद रखिएगा, इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, जो भी जो मेजोरिटी पार्टी के रूल मतलब इलेक्ट होकर के आती है उसके लीडर को, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय पीएम, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है, बी ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि ये गलत क्यों है। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है, इनको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, रिकमेंड प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं उनको रिकमेंड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बट अपॉइंट करने की पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है एंड यही हमारा राइट आंसर है। बाकी स्टेटमेंट सी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, बिल्कुल करेक्ट है। मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, द राइट टू मूव कोर्ट्स in a case a citizen's fundamental rights are violated has been established by which of the following, ठीक है, राइट टू मूव कोर्ट जो हमारे पास होता है, कोर्ट जाने का अधिकार होता है, वो हमारे कौन से फंडामेंटल राइट के अंडर में आता है ये पूछा गया है, ठीक है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट अगर हमारा वायलेट होता है, सो जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, राइट टू मूव कोर्ट, तो वो पूछा गया है किसके अंडर में आता है, ठीक है
किसके द्वारा उसकी पावर हमको मिलती है। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये जो है ये प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसका यूज करके हम जो है कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होता है। ठीक है, दो जैसे कि एक हाई कोर्ट केस में अगर हम बात करें तो हमारा होता है आर्टिकल 226। ठीक है, आर्टिकल 226 का यूज करके हम हाई कोर्ट में जाते हैं और आर्टिकल 32 का यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के केस में। ठीक है, याद रखिएगा हाई कोर्ट के केस में किस में जाते हैं, आर्टिकल 226 में, और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट केस में। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इट इज मेंशन दैट डीपीएसपी आर नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है, जस्टिसिएबल नहीं है मतलब इसको ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती इसको फोर्सफुली जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। जस्टिसेबल का मतलब ये होता है। सो पूछा गया है कि कौन सा जो डीपीएसपी मेंशन नहीं है मतलब जस्टिसेबल नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा आर्टिकल 37। ठीक है, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 क्या है, ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये हमारा पार्ट 4 में आता है। ठीक है, डीपीएसपी हमारा पार्ट 4 में आता है और इसको अडॉप्ट हमने कहाँ से किया था। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, ऊपर बताया भी मैंने इसको कहाँ से अडॉप्ट किया, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी की बात करता है। ठीक है, और ये 3 टाइप के होते हैं, डीपीएसपी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, डिस्कस करें, अच्छा ठीक है, मैं बस आपको नाम बता देता हूँ। 3 टाइप्स के डीपीएसपी होते हैं। एक होता है हमारा सोशलिस्ट, ठीक है, एक हमारा होता है सोशलिस्ट, एक होता है हमारा गांधीयन। ठीक है, गांधीयन, और एक होता है हमारा लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, ये 3 टाइप के डीपीएसपी हैं। ठीक है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है और इसमें कुछ है। ठीक है, ये इस पे मैंने एक चार्ट डिस्कस किया था क्वेश्चन, तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आर्टिकल 40 अगर हम बात करें, आर्टिकल 40 इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा हो गया है। ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 38 एंड आर्टिकल 39 ये किस किस चीज़ से डील करता है तो उसके बारे में भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल जो 40 है, आर्टिकल 40 है, ये क्या डील करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 38 जो है ये क्या डील करता है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। आर्टिकल 39 गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, गाइडिंग द, अगर पीछे डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। ये मेरी सोसाइटी में एक डॉग रहता है, ये बेवजह जो है ऐसे शाम को स्टार्ट हो जाता है, सॉरी उसके लिए। ओके, हाँ, तो आर्टिकल 39 क्या था, गाइडिंग द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। ठीक है, स्टेट पॉलिसी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा। सो द प्रेसिडेंट समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट। ठीक है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, नॉट करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। द प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स द हाउस एडजर्न साइन डी। ठीक है, यही हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करता है, कौन डिक्लेयर करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है हाउस का। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो डिक्लेयर करता है। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस। ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, वो डिक्लेयर करता है हाउस एडजर्न। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट दोनों हमारे सी और डी हमारे दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस इज डन बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है, और प्रोरोगेशन टर्मिनेट्स अ सेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, ये भी हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बाय विच फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो हमारा था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको किस अमेंडमेंट के द्वारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट किया गया था, मतलब खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 44
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये आया कब था, इसका ईयर आपको याद रखना है 1978 में, ठीक है। जो हमारा 42वां हुआ था 1976 में, उसके बाद 43वां हुआ, उसके बाद 44वां हुआ, ठीक है। ये कब हुआ था, 1978 में हमारा ये हुआ था, ठीक है। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर का आर्टिकल बात करें तो ये हमारा आर्टिकल में आता है, इसका आर्टिकल डील करता है 368 अंडर आर्टिकल हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करते हैं, और ये पार्ट किस में आता है, पार्ट 20 में आता है, ठीक है। इसको याद रखना है, पार्ट 20 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। कौन सा आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बात करता है किस पे, रिव्यू जजमेंट किसके लिए, किसके द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किए गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा है ए, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 जो है ये हमको पावर देता है, ठीक है, रिव्यू करने के लिए, जजमेंट के लिए, जो जजमेंट या ऑर्डर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। बाकी जो आर्टिकल 136 है, हाँ, आर्टिकल 136, कुछ और आर्टिकल मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। आर्टिकल जो 136 है, ठीक है, ये क्या डील करता है, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136। 138 के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, सो ये क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के jurisdiction अगर हमको बढ़ाना है तो उसका हम आर्टिकल 138 के अंडर में करते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट है 139, कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स, ठीक है, पावर्स टू इशू रेट्स, ठीक है, ठीक है। सिंपल ऐसे समझिए, जो 139 है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रिट इशू करने के लिए, ठीक है। तो अगर आता है कि रिट इशू जो सुप्रीम कोर्ट करता है वो किस आर्टिकल के अंडर में करता है, तो आर्टिकल 139, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है किस आर्टिकल को से डील करता है, मतलब कौन सा आर्टिकल जो है पब्लिक सर्विस कमीशन को डील करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा आर्टिकल बी, सॉरी ऑप्शन बी, आर्टिकल 315। ये 315 ये हमारा डील करता है पब्लिक सर्विस कमीशन से, ठीक है। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम देख लेते हैं, ठीक है। ये है एक चार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 316 जो है ये हमारा अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफिस ऑफ द मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात हो रही है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल जो हैं ये उसी के अंडर में आएंगे, ठीक है। 317 जो removal and suspension of a member of public service commission. 318 powers to make regulation as a condition of a service of members and staff of the commission. Article 319 prohibition as the holding of office by the members of commission on seizing to the such members, ठीक है। Article 320 function of the public service commission. Article 321 power to extend function of public service commission. Article 322 expenses to the public service commission, and Article 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। 315 से 324 तक का आर्टिकल जो है वो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन को डील करते हैं, ठीक है। ये पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा या इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा इंक्लूड्स, ठीक है। राज्यसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें से कौन नहीं होता है, ठीक है, सॉरी कौन होता है, इंक्लूड्स, ठीक है। सो देख लेते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, मेंबर्स ऑफ नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स, ठीक है। डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है जो है मेंबर ऑफ इलेक्शन का राज्यसभा में, ठीक है, मेंबर्स का। और जो स्टेटमेंट नंबर सी है, मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय सिटीजन्स थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, ये हमारा करेक्ट है, ठीक है। जो भी इलेक्शंस जो होते हैं, जैसे कि डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता है, एमएलसी का जो इलेक्शन होता है उसमें डायरेक्टली हम जो है नहीं वोट कर सकते उसमें, जैसे टीचर्स हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो गए, या वो लोग वोट करते हैं, तो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है वो, ठीक है। सो क्या है कि मोर देन वन, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक से ज़्यादा सही है, मतलब पहला वाला ए ऑप्शन और बी सी ऑप्शन दोनों हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो मोर देन वन, ठीक है। वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी, ठीक है, नेशनल पार्टी के रिकॉग्नाइजेशन के लिए इसमें से क्या होना चाहिए। सो
इलेक्शन, हाँ याद रखिएगा, यहाँ पर नेशनल पार्टी की बात हो रही है, नेशनल पार्टी के लिए, दोनों के लिए, स्टेट पार्टी के लिए और नेशनल पार्टी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग जो है वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजंस है, ठीक है, अलग अलग जो है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका अलग अलग, ठीक है। सो अभी यहाँ नेशनल पार्टी की बात हो रही है, हम आगे डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। सो पहले तो देख लें इसका आंसर क्या होगा, आंसर इसका सी होगा, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, ठीक है। एटलीस्ट 4 स्टेट में वो पॉलिटिकल पार्टी को प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, 4 राज्यों में उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तभी उसको इलेक्शन, मतलब ये एक सिंगल क्राइटेरिया नहीं, और भी मल्टीपल क्राइटेरियाज होते हैं, उनमें से ये एक है कि एटलीस्ट 4 स्टेट में वो रिप्रेजेंटेट कर रहे हो, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने पार्टी को, तभी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। डिटेल में हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन लिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एज नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी एज रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, ठीक है। सो ये किसके अंडर में होता है, तो एक्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम शायद पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, ठीक है। इसके अंडर में हम किसी को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा देते हैं। नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया देख लीजिए, यहाँ पर मेंशन है कि 6%, ठीक है, 6% वोट शेयर इन द लास्ट असेंबली पोल्स इन ईच ऑफ एनी 4 स्टेट, ठीक है, मतलब कि किन्हीं 4 राज्यों में एटलीस्ट स्टेट असेंबली इलेक्शन में उनको 6% वोट मिले हों, ठीक है, या एज वेल एज 4 सीट्स इन द लोकसभा, या 4 सीट उनको लोकसभा में मिली हों, ठीक है। और उसी वजह से थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट था, नहीं ये जो है स्क्रीनशॉट है कहीं से, ठीक है। तो हाँ, सो बाकी जो ये स्टेटमेंट नंबर जो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 2% ऑफ लोकसभा सीट्स इन द सच इलेक्शंस, ठीक है, विद एमपी इलेक्टेड मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम द एटलीस्ट 3, ठीक है, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। दूसरा, रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी एटलीस्ट 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा मिला होगा तभी उसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। स्टेट पार्टी के लिए जो है ये क्राइटेरिया है कि 2 सीट्स प्लस 6% वोट शेयर होना चाहिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में, 1 सीट प्लस 6% वोट शेयर होना चाहिए लोकसभा इलेक्शन में, 3% ऑफ द टोटल असेंबली सीट्स और 3 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है, जो भी ज्यादा हो, विच एवर इज मोर, ठीक है, ऑन 1 ऑफ एवरी 25 लोकसभा सीट्स, ठीक है, और इक्विवेलेंट फंक्शन फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ फ्रॉम द स्टेट, ठीक है, और एंड 8% स्टेट वाइड वोट शेयर इन द आइदर ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, ठीक है, 8% स्टेट वाइड वोट होने चाहिए उनके पास, ठीक है। ये कुछ क्राइटेरिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देख लीजिएगा, बाकी आपकी लक्ष्मीकांत बुक में भी मिल जाएगा ये इंडियन पॉलिटी की। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील विद, ठीक है, किससे, जो 100 यहाँ सीधे सीधे सब पूछा गया है कि 123वां संविधान संशोधन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा बी हो जाएगा, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, 103वां, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो 4-5 है इससे इंपॉर्टेंट हम और याद कर लेते हैं। एक तो 102 जो 102वां हमारा संविधान संशोधन था, ये क्या था हमारा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी के लिए था, ठीक है। 101वां जो था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101, ये क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये जीएसटी वाला, ठीक है, जीएसटी वाला जो है आर्टिकल कह रहा हूँ, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, डायरेक्ट पूछा सकता है कि जीएसटी जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया है, ठीक है, लाया गया है, तो 101वां, ठीक है, 101। बाकी जो 104वां था, एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर द सेशन सीट्स ऑफ द एससी एंड एसटीज इन लोकसभा, ठीक है, इससे रिलेटेड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इम्प्लाइड फ्रॉम, ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से इम्प्लाइड करी गई है, क्वेश्चन नंबर 20। सो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, सर्टेन फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर सो इजेंशियल टू इट दैट दे कैन नॉट बी एब्रोगेटेड, ठीक है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कि कुछ ऐसे हमारे फीचर हैं, कोई सर्टेन फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बहुत इसेंशियल है और उनको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी यही सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन, ठीक है, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन के लिए कौन सा आर्टिकल जो है इस पर डील करता है, ठीक है, किस आर्टिकल के अंडर में होता है। सो क्वेश्चन नंबर 21 का हमको याद रखना है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हमको प्रोटेक्ट करता है किससे, डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन्स के लिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, ठीक है। ये और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है, जैसे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के देख लेते हैं। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ और एनी ऑफ देम, ठीक है। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 2 है, नो सिटीजन शैल बी
shall on the grounds on the religion, race, caste, sex, place, birth of them as be subject to any disability, liability, restriction for the condition with regard। ठीक है, ये उसकी कुछ conditions जो है mention है। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी लास्ट वाला जो हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और क्लॉज 2 और आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट एंड सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया, उसके लिए सॉरी, थोड़ा ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट विल बी केप्ट इन सच अ वे इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ कैग। ठीक है, कैग मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग बोलते हैं उसको, CAG। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा आर्टिकल 50 हो जाएगा। ठीक है, 150 हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमको इसको पावर देता है। ठीक है, दैट अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स विल बी केप्ट इन सच वे इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ CAG। तो इसका आर्टिकल क्या है, 150। आर्टिकल 150 के अंडर में अकाउंट्स को, जो यूनियन का अकाउंट होता है, ठीक है, उसको केप्ट करता है और प्रिस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट को, किसके द्वारा, जो है ये हमारा कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, CAG। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, देखिए CAG का जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं CAG के। ठीक है, इनको मैं जल्दी से बताता हूँ। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के अंडर में है। ठीक है, ये इस आर्टिकल के मतलब इसमें इसका अपॉइंटमेंट होता है। आर्टिकल 149 जो है इसमें ड्यूटी बताता है, ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ CAG। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 150 जो है फॉर्म्स द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल 151 ऑडिट रिपोर्ट करता है। और आर्टिकल 279 कैलकुलेशन नेट प्रोसीड्स। ठीक है, ये सारे CAG के कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के प्रोविजन है, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के साथ याद रख लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट करने हैं आपको, पढ़ने हैं और बताने हैं कौन से इसमें से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 का। ठीक है, गवर्नर बाय हिज डिस्क्रिशन कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर अ फ्लो टेस्ट एनी टाइम। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। किसी भी टाइम पे नहीं होता है, जब सेशन नहीं चल रहा होता है। ठीक है, जब सेशन नहीं चल रहा होता है तभी वो कर सकता है। ठीक है, गवर्नर जो है, और ये इसकी जो है डिस्क्रिशन पावर नहीं, ये इसकी रेजिडुअरी पावर है। ठीक है, रेजिडुअरी पावर है, रेजिडुअरी पावर है, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है इसकी। ठीक है, और जो है एनी टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये फिर से गलत हो जाएगा, क्योंकि एनी टाइम नहीं करता है, जब सेशन नहीं चल रहा होता है तभी कर सकता है। और आर्टिकल पावर इसको देता है 163। ठीक है, आर्टिकल 163 गवर्नर को पावर देता है, रेजिडुअरी पावर देता है। ठीक है, फ्लो टेस्ट के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल 163 देता है गवर्नर को पावर। ठीक है, ये इसकी पावर कौन सी है, तो ये रेजिडुअरी पावर है। ठीक है, फ्लो टेस्ट के लिए। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, गवर्नर हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली ऑन एड एंड एडवाइस टू द कैबिनेट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ओनली 2। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटिंग करने के लिए ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स गवर्नमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो हमारा कौन होता है, कॉम्प्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टाइपिंग हो गया, ऑडिटर यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटिंग ऑल रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो है अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफ़ी बड़ा है इसमें। बाकी हाँ, जो ऊपर ऑप्शंस हैं उन्हीं को जो एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, उसी में एक्सप्लेन किया। जैसे फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपको बताया है 280 है। ठीक है, 280 है, तो वही सब इसमें मेंशन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये PDF आपको एडुबॉक्सन पे मिल जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। इधर आर्टिकल है, इधर सब्जेक्ट मैटर है, आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, जैसे कि आर्टिकल थ्रू 243 क्लॉज ए है, ये किससे डील करता है, तो ये हमारा ग्राम सभा से डील करता है। ये हमारा करेक्ट मैच है। मतलब 1 का हमारा ए हो जाएगा, इधर साइड में लिख लेते हैं, 1 का हमारा ए हो जाएगा। 243 क्लॉज बी, ठीक है, ये किससे डील करता है, ये हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये भी हमारा करेक्ट मैच है। ठीक है, 2 का हमारा बी हो जाएगा। और जो ये हमारा सी है
243 क्लॉज सी है, ये हमारा जो है कंपोजिशन ऑफ पंचायत, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो हमारा सी का हो जाएगा डी, एंड लास्ट हमारा बचा जो डी का, हमारा क्या हो जाएगा, 4 का हमारा डी हो जाएगा, ठीक है, 4 का सी हो जाएगा, डी बोल रहा हूँ, 4 का हमारा सी हो जाएगा, 4 का सी, 1 का ए, 2 का बी, डी, सी का 3 का डी, सी लिख दिया मैंने यहाँ पर, 3 का डी एंड 4 का सी। सो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल, जैसे कि हमारा 243 क्लॉज ए है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत एंड सो ऑन, ठीक है, इसमें ड्यूरेशन ऑफ पंचायत के बारे में मेंशन है। 243 एफ है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ये पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, ग्राम पंचायत के मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। आप बताइए कि जो है एंटी जो डिफेक्शन लॉ है वो किस शेड्यूल में आता है, ठीक है, किस शेड्यूल में आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है वो किस शेड्यूल में आता है, आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है एंटी डिफेक्शन लॉ किस शेड्यूल में आता है। 243 क्लॉज जी है जो, ये पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत है। आर्टिकल 243 आई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमिटी टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। लास्ट जो है 243 के इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है किसी एग्जाम में, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, ठीक है, टू की इलेक्शन ऑफ पंचायत किस आर्टिकल के अंडर में आता है, 243 के। ओके, सो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एडुबॉक्सन पे मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए, अपने रिवीजन को और अच्छा बना सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।